हेलो टू ऑल, आप सभी का मिरेकल नर्सेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आरबीसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आज भी हम लोग उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, व्हिच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एन इन्फ्यूजन ऑफ पैक्ड आरबीसी आईवी। कह रहा है कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होगा बिफोर स्टार्टिंग मीन्स आरबीसी का जो पैक्ड आरबीसी जो है पीआरबीसी उसके इन्फ्यूजन आ चुका है, वार्ड में आ चुका है, उसके स्टार्टिंग करने से पहले जब हम लोग ट्यूबिंग व्यूबिंग लगा रहे हैं उसके स्टार्टिंग करने से पहले कौन सा इंटरवेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो ये ऑप्शन कर रहा है वेइंग पेशेंट एज ए बेस लाइन असेसमेंट। वेइंग मीन्स हो गया वजन मापना, तो वजन का कोई रिलेशन ही नहीं है, वजन हम क्यों मापेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। डी ऑप्शन करा क्लियरिंग द एग्जिस्टिंग ट्यूबिंग विथ 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि हम लोग 5% ना डेक्सट्रोज लेकर के ना लेते हैं, सिर्फ एनएस नॉर्मल सेराइन से उस ट्यूबिंग को क्लियर करेंगे और डाइल्यूशन ब्लड को भी डाइल्यूट करने के लिए हम लोग एनएस का यूज़ करते हैं, ना कि 5% डेक्सट्रोज का। यहाँ पे एनएस होना चाहिए था लेकिन 5% डेक्सट्रोज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चेकिंग द एचबी एंड एचसीटी लेवल, हेमोग्लोबिन और एचसीटी लेवल चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? यह चेक करने के बाद ही तो हम उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। हेमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट चेक करने के बाद ही तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चेक करना है, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि ये चेक करने के बाद ही हमने ब्लड बैंक को कॉल किया, ब्लड मंगाया डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही, तो इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं। बी ऑप्शन करा है फाइंडिंग आउट वेदर एन 18 गौज नीडल इज बीइंग यूज। बिल्कुल सही कह रहा है, 18 गौज का नीडल रहना चाहिए। इंसर्ट 18 गौज का नीडल इंसर्ट रहना चाहिए, मीन्स ग्रीन कलर का कैनुला। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड का जो साइज रहता है, हमारा जो NaSRL का जो बोतल रहता है उससे ज़्यादा बड़ा साइज रहता है, तो ब्लड का हेमोलाइसिस नहीं हो। और हेमोलाइसिस से प्रिवेंट बचने के लिए ऐसे तो 20 नंबर कैनुला जो पिंक कैनुला था उसमें भी ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, लेकिन जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसमें 18 गज का नीडल कैनुला ही यूज करना चाहिए, ताकि हेमोलाइसिस से प्रिवेंट हो सके, ठीक ना, ताकि हेमोलाइसिस से प्रिवेंट हो सके। रेशनल करा ऑलवेज यूज एन 18 गज नीडल फॉर ब्लड इन्फ्यूजन टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ रेड ब्लड सेल एंड टू प्रोवाइड स्मूथ फ्लो ऑफ पीसीबीओ फॉर ब्लड। कह रहा है 18 गज के नीडल के ही यूज करना चाहिए इन्फ्यूजन में, ब्लड इन्फ्यूजन में, ताकि टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ रेड ब्लड सेल के डैमेज से बच सके एंड प्रोवाइड स्मूथ फ्लो ऑफ पीसीबी। टू प्रोवाइड स्मूथ फ्लो मीन्स आसानी से वह पास कर जाए, कोई भी रुकावट नहीं हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। ऐसी रुकावट को और कम करने के लिए हम लोग साथ में एनएस वाई ट्यूबिंग का यूज करते हैं, साथ में एनएस भी इन्फ्यूज करते हैं। चेकिंग है हेमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट लेवल इज नॉट ए नर्सिंग एक्शन। इसका रेशनल कह रहा है कि हेमोग्लोबिन और हेमोक्रिट लेवल को चेक करना नर्सिंग एक्शन नहीं है, यह डॉक्टर चेक करके उसके बाद ही हमें प्रिस्क्राइब करेंगे। ऑलवेज यूज न्यू ट्यूबिंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्लश विथ नॉर्मल सलाइन ओनली। हमेशा जो है न्यू ट्यूबिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए न्यू ट्यूबिंग को यूज करना है, और फ्लश विथ नॉर्मल सलाइन ओनली, सिर्फ नॉर्मल सलाइन से फ्लश करना है, ठीक है। 18 ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमेशा 18 गज का ही नीडल यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 गज इंट्रावेनस कैनुला इज यूज फॉर। 18 गज का जो इंट्रावेनस कैनुला होता है वह किस लिए यूज करते हैं, ठीक ना। तो एक तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में हम लोग 27 से 31 गज का नीडल यूज करते हैं, 27 to 31 गज का नीडल। न्यू बोर्न बेबी में करा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यू बोर्न बेबी में बहुत ही टिन्नी और फ्रेजाइल वेन होता है,
और 18 गज का कैनुला बहुत ही बड़ा साइज में होता है, तो इससे उसका वेन रप्चर हो सकता है, इसलिए यह नहीं यूज करते हैं। मेडिकेशन में भी गलत हो जाएगा। मेडिकेशन में हम लोग 18 गज का कैनुला यूज करते हैं, लेकिन मेडिकेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए हम लोग 20 नंबर कैनुला, 22 नंबर कैनुला जो पिंक और ब्लू कलर का होता है वो भी यूज कर सकते हैं। न्यू बोर्न बेबी में हम लोग 22 और 24 यूज करते हैं, जो कि 22 हमारा ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का होता है 22, और 24 येलो कलर का होता है। तो ग्रीन, ब्लू और येलो कलर का न्यू बोर्न में यूज करते हैं, ना कि ग्रीन कलर का। मेडिकेशन में हम लोग 18 और 20 नंबर कैनुला भी यूज कर लेते हैं, ताकि जो वेन जो है हमें पंचर होने से प्रिवेंट हो सके, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा, कैनुला में बहुत बड़ा ट्यूबिंग रहता है, और जिस समय इंसर्ट करते हैं उस समय उसका नीडल भी बहुत बड़ा रहता है। तो वेन पंचर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग 20 और 22 यूज कर लेते हैं मेडिकेशन में। 22 और 18 नंबर नहीं यूज करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक तो गाइडलाइन के अनुसार भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 18 गज का नीडल यूज किया जाता है, और ब्लड के हेमोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए 18 गज का नीडल यूज किया जाता है, ठीक ना। वेन पंचर तो बाद में हम लोग कॉम्प्लिकेशन ट्रीट कर लेंगे, लेकिन अगर ब्लड हेमोलाइसिस हो जाएगा तो उसमें हाइपरकेलेमिया देखने को मिल सकता है, ठीक ना। हाइपरकेलेमिया देखने को मिल जाएगा, जो कार्डियक डिस्रिप्सिया काज कर लेगा। तो इसलिए हम लोग पहले हेमोलाइसिस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 18 गज का नीडल यूज किया जाता है। नेक्स्ट का रहा है रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग साइट्रेट। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग साइट्रेट काउज में से कौन काउज करेगा? हाइपोकिलीमिया, हाइपरकिलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, इनमें से रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटेनिंग साइट्रेट, उसमें साइट्रेट कंटेंट रहता है, जो हमने बताया था कि प्रिजर्वेटिव, जो ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए 42 दिन तक प्रिजर्व करने के लिए CPDA हम लोग दे रहे थे, उसमें C से साइट्रेट होता है, एडेनिन, फॉस्फेट और डेक्सट्रोज। C से साइट्रेट जो होता है वह कैल्शियम बाइंडर का काम करता है, वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, ठीक ना, कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, ताकि हमारा ब्लड कोगुलेट ना हो पाए, ब्लड थ्रोम्बस नहीं बन पाए, वह जम नहीं पाए, क्योंकि कैल्शियम का काम है थ्रोम्बस में हेल्प करता है कैल्शियम। तो जब साइट्रेट, जब ज़्यादा हम अपने बॉडी में, हमारे बॉडी में जब अचानक से हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे, तो जो साइट्रेट रहेगा वह अचानक से जब हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारा बॉडी उसे कंपनसेट नहीं कर पाएगा, और जितना भी कैल्शियम रहेगा हमारे ब्लड में वह पूरा ब्लड को साइट्रेट अपने बाइंड कर लेगा और वह बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल जाएगा, इसमें हमें हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिले। हाइपोकैलेमिया ना हो करके हाइपरकैलेमिया हमको देखने को मिलता है, ठीक ना। हाइपोकैलेमिया तो कोई कंडीशन में ही नहीं देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे साइट्रेट नहीं लिखा हुआ रहता तो इसका ऑप्शन हाइपरकैलेमिया होता। साइट्रेट एक एडिशनल वर्ड जोड़ दिया जिसके कारण से हाइपोकैल्सीमिया हो। सिर्फ पूछता कि रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड अगर सिर्फ पूछ देता तो हाइपरकैलेमिया होगा या फिर आयरन ओवरलोड होगा, यह सब होगा, ना कि हाइपोकैल्सीमिया होगा। यहाँ साइट्रेट जोड़ दिया है इसलिए हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया क्योंकि साइट्रेट जो है वह कैल्शियम को बाइंड कर लेता है। रेशनल काला है ड्यूरिंग रैपिड और मेसिव ट्रांसफ्यूजन द साइट्रेट प्रेजेंट इनटू ब्लड यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट का काम करता है। साइट्रेट हमारा ब्लड में बाइंड विथ कैल्शियम ऑफ बॉडी, जो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, व्हिच में रिजल्ट इनटू हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी, जिसके कारण से हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लिकेशन, ऑल आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट, कह रहा है ऑल आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें से जितना ऑप्शन में दिया हुआ है यह मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन है। मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब हो गया ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब 3 से 4 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सके हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशन। तो इनमें से यह सब कॉम्प्लिकेशन है एक को छोड़ करके एक्सेप्ट। तो हाइपरकैलेमिया तो हमने बताया कि क्योंकि हमारा जो ब्लड रहता है वह टूटा हुआ रहता है, या फिर जिस समय ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसमें भी हमारे ट्यूबिंग में भी ब्लड टूटता है, तो सेल के अंदर से पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, वह रहेगा तो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा।
और एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउजेज एल्कोलोसिस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउजेज एल्कोलोसिस, क्योंकि जब हमारे ब्लड में पोटेशियम जाएगा तो वह हाइड्रोजन आयन जो रहेगा उसको सेल के अंदर भेज देगा, जिसके कारण से हमें एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा, ठीक ना। और हाइपरकैल्सीमिया, यह गलत हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन यही आंसर सही हो जाएगा। हमें कॉम्प्लिकेशन मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन हाइपरकैल्सीमिया ना करके हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपरकैल्सीमिया गलत हो जाएगा। हाइपरथर्मिया ये भी सही है, क्योंकि जब हमारे ब्लड जो बैंक में रहता है, ब्लड बैंक में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, अगर हम लोग आया और उसे नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं लाए, ठीक ना, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार नहीं किए और उसे उसी अथी में इन्फ्यूज कर दिए तो वह हाइपोथर्मिया काउज करेगा। यह नर्सिंग एरर में आता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। उस ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए या फिर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहे तभी ट्रांसफ्यूज करना। ऐसा नहीं कि बैंक से आया और तुरंत ट्रांसफ्यूज कर दिए, जिसके कारण से हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। तो हाइपरकैल्सीमिया सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सेप्ट कर रहा है तो हाइपरकैल्सीमिया को छोड़ करके यह सभी मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन है और हाइपरकैल्सीमिया नहीं है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशनल कह रहा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन होता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन देखने को मिलता है। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन में हमारा बीपी कम हो जाएगा, पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। एलर्जिक रिएक्शन, फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन, हाइपरकैलेमिया, सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिलेगा। डिजीज ट्रांसमिशन, हाइपोकैल्सीमिया, साइट्रेट टॉक्सिसिटी, आयरन ओवरलोड, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ साइट्रेट इनटू बाइकार्बोनेट, साइट्रेट टूट करके हमारा बाइकार्बोनेट बनता है। हाइपोथर्मिया देखिए ड्यू टू कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के कारण हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कह रहा है इनमें से कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन है। तो हाइपोनेट्रीमिया नहीं होगा, हाइपरकैल्सीमिया नहीं होगा, इंक्रीज सीरम एल्बुमिन इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक ना। हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हिच ड्रग विल एंटीसिपेट नर्स टू प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, कौन सा ड्रग फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया। एंटीसिपेट मीन्स हो गया पहले, और हमें अंदाज़ा लग गया कि कोई भी हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है तो उसे प्रिवेंशन के लिए हम लोग पहले ही, एंटीसिपेट का मतलब पहले दे देना, ठीक ना। तो प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, डॉक्टर के द्वारा एंटीसिपेट प्रिस्क्राइब किया गया मीन्स पहले प्रिस्क्राइब किया गया नर्स को ड्रग देने के लिए टू ए चाइल्ड विथ फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स बार बार हर 1-2 घंटे पे ब्लड 1-1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, मीन्स 4-5 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है। तो उसमें कौन सा ड्रग हम लोग एंटीसिपेट करते हैं। तो ब्लड में हमारा आयरन तो प्रेजेंट ही होता है, तो आयरन तो दे नहीं सकते क्योंकि आयरन ज़्यादा होने का हाइपरकैलेमिया का चांस है। यहाँ पर भी हमने पढ़ा कि आयरन ओवरलोड, देखिए आयरन ओवरलोड होने का चांस है, तो आयरन देंगे तो और ओवरलोड हो जाएगा, यह तो गलत हो जाएगा। विटामिन सी, इसका कोई रिलेशन नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, विटामिन सी का कोई रिलेशन नहीं। हेपेरिन, यह दे सकते हैं लेकिन हेपेरिन अगर कोई हमें चांस रहेगा कि ब्लड हमारा क्लोट हो जाएगा तब ना हेपेरिन देंगे, और उसका तो कोई चांस है नहीं क्योंकि उसमें साइट्रेट दिया हुआ है तो ब्लड तो क्लोट होगा नहीं, तो हेपेरिन भी गलत हो जाए। डिफेरोक्सामिन बिल्कुल सही। डिफेरोक्सामिन हमारा आयरन ओवरलोड का एंटीडोट है। डिफेरोक्सामिन हमारा आयरन ओवरलोड का एंटीडोट है, जो कि अगर मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो उसमें हमें हमारे बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाएगा, जो कि डिलेड रिएक्शन में आता है। मीन्स उस समय हमें कुछ नहीं पता चलेगा, 10 घंटे बाद, एक दिन बाद, 5 दिन बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि जब ब्लड में जब आयरन रहता है तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वह ब्लड में जो आयरन रहता है वह हमारे लीवर लंग्स पे जाके जमा हो जाता है तो उसे हेमोक्रोमेटोसिस
कहते हैं, जिसके कंडीशन में हम बहुत ही कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। हाथ पैर पूरा फूल जाएगा, ठीक ना, लीवर का फंक्शन कम हो जाएगा। तो उसे कम करने के लिए उसका एंटीडोट हम लोग डेफ्लेक्सामिन दे देते हैं पहले ही मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। कह रहा है हेमोसिडेरोसिस और आयरन ओवरलोड को ही हेमोसिडेरोसिस कहते हैं। और हेमोक्रोमेटोसिस जो हमने कहा वह जब ऑर्गेन पे जमा हो जाएगा तो उसे हेमोक्रोमेटोसिस कहेंगे। और आयरन ओवरलोड को हेमोसिडेरोसिस कहते हैं। इज ए डिलेड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन, यह डिलेड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन है दैट कैन डेवलप इन क्लाइंट्स रिसीविंग फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यह एक कॉम्प्लिकेशन है फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। सो नर्स विल एंटिसिपेट द एंटीडोट और चिलेटिंग एजेंट फॉर आयरन का जो एंटीडोट होता है डिफ्रोक्सामिन टू प्रिवेंट ऑर्गेन डैमेज बाय आयरन ओवरलोड के कारण जो ऑर्गेन डैमेज होगा उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पहले ही दे देते हैं, ठीक है। आयरन का एंटीडोट डिफ्रोक्सामिन होता है। आयरन ओवरलोड को हेमोसिडेरोसिस कहते हैं। जब ऑर्गेन पे आयरन जमा हो जाए और ऑर्गेन डैमेज कर दे आयरन तो उसे हेमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, हेमोक्रोमेटोसिस। 142 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इज डिलेड ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब है 10 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन इनमें से होगा? तो हाइपोकैल्सीमिया, हमने बताया कि हाइपोकैल्सीमिया तो उसी समय देखने को मिल जाएगा क्योंकि सैचुरेट जाएगा, थोड़ा देर बाद ही पता चला जाएगा, कैल्शियम बाइंड कर लेगा। तो सेप्टिसिमिया, यह तो एनाफिलाइटिक रिएक्शंस में ही आ जाएगा। 15 मिनट में ही हमको अगर सेप्टिसिमिया कुछ देखने को मिलेगा, अगर हमारा ब्लड कंटामिनेटेड है तो हमें 15 से 1 घंटे के भीतर में ही देखने को मिल जाएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। सर्कुलेटरी ओवरलोड, ये भी हमें कुछ ही 1 से 2 घंटे में पता चल जाएगा। जब हम फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, तो ये हमें 1 से 2 घंटे में भी मीन्स ब्लड वेसल्स में हमारा ज़्यादा ब्लड हो जाएगा, तो ज़्यादा अचानक से ब्लड हो जाएगा तो सही से हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, उसी को सर्कुलेटरी ओवरलोड कहते हैं। तो यह हमें तुरंत ही पता चल जाएगा क्योंकि जब रैपिड इन्फ्यूजन करेंगे तो उसी समय हमको पता चल जाएगा। आयरन ओवरलोड, बिल्कुल सही, आयरन ओवरलोड हमारा डिलेड रिएक्शन में आता है। आयरन ओवरलोड हमारा डिलेड रिएक्शन में हो सकता है 1 हफ्ते बाद पता चले, 2 हफ्ते बाद पता चले, 5 दिन बाद पता चले, 3 दिन बाद पता चले। आयरन ओवरलोड हमारा डिलेड रिएक्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा कौन कौन सा इन्फेक्शंस और एजेंट ट्रांसमिट कर सकता है? तो इसमें कह रहा है हेपेटाइटिस, ये भी सही होगा, हेपेटाइटिस जो कि हमारा लीवर का डिजीज है, ठीक ना, हेपेटाइटिस भी करेगा। एच आई वी जो है हमारा वो भी करेगा, जो कि हमारे इम्यून का डिजीज है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, ये भी ट्रांसफ्यूज कर। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है वो ब्लड के द्वारा पास किया जाता है, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिस पेशेंट को मलेरिया हुआ रहता है वह ब्लड 5 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो जो मलेरिया में हमारा रहता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम प्लाज्मोडियम रहता है, तो इसलिए यह भी ट्रांसमिट होता है ब्लड के द्वारा। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका रेशनल कह रहा है इन्फेक्शंस एजेंट लाइक हेपेटाइटिस सी मोस्ट कॉमन, हेपेटाइटिस बी, HIV, मलेरिया, प्लाज्मोडियम एंड सिफिलिस जो है हमारा कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके द्वारा ट्रांसफ्यूज होता है। ऑल द काउजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस ट्रेपिनोमा प्लिडम विल नॉट सर्वाइव इन टेम्परेचर ऑफ इतना से इतना डिग्री सेल्सियस बियॉन्ड 48 टू, अगर 2 से 4 टू 6 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो ट्रेपिनोमा पेलिडम होता है जिसके कारण से सिफिलिस होता है वह सरवाइव नहीं कर पाता है 40, अगर उसे 48 से 72 घंटे तक उसमें रख दिया जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा कौन सा इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इन्फ्यूज कर रहे हैं तो कौन सा इन्फेक्शन ट्रांसफ्यूज होगा?
कह रहा है वायरल हेपेटाइटिस सी और बी, या तो अभी अभी हमने ऑप्शन में पढ़ा सी, तो ये सही होगा। मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम के कारण। साइटोमेगालो वायरस ये भी होता है, CMV जो होता है हमारा साइटोमेगालो वायरस ये भी होगा, ठीक ना, ये भी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि यह सभी हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ट्रांसमिट कर सकता है, तो यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यह एक क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हमारा नॉर्सेट में जिस तरह से एग्जाम पूछा जाता है, जो सेकेंड मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ठीक इसी तरह से क्वेश्चन रहता है क्लिनिकल बेस्ड, जिसमें आपको पेशेंट के कंडीशन को बता दिया जाएगा कि इसका BP ऐसा है, ऐसा BP है, इमरजेंसी में आया तो हमें क्या होगा और क्या करना चाहिए। तो कह रहा है ए पेशेंट रिसीविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल। कह रहा है एक पेशेंट जो है रिसीव कर रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल, RBC रिसीव कर रहा है, ठीक ना। बिगिंस टू वोमिट, वह उल्टी करने लगा, रिसीव तो कर रहा है लेकिन वह उल्टी करने लगा, ठीक है, उल्टी करने लगा। पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 90/50 और उसका BP जो है 90/50 हो गया, मीन्स बहुत ही हाइपोटेंशन में चला गया। 120/80 नॉर्मल होता है, तो यह हाइपोटेंशन में चला गया। फ्लो में बेस लाइन ऑफ 125/78, वह जब पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था उस समय, उससे पहले जो चेक किया गया था, जो 5-5 मिनट पे चेक किया था, उस समय उसका BP 125/78 था, लेकिन जब फिर चेक किया गया वॉमिटिंग होने के बाद तो 90/50 हो गया, और उसका टेम्परेचर 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया ओरली, जो कि जिस उसका बेस लाइन उससे पहले जो टेम्परेचर था वह 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो और वह बढ़ करके 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है, समझ गए। तो एक तो सबसे पहले वॉमिटिंग होने लगा, ठीक है, BP हमारा कम हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, हाइपरथर्मिया में पेशेंट चला गया। तो कह रहा है नर्स डिटरमाइंस डेट द पेशेंट में बी एक्सपीरियंस व्हिच कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नर्स डिटरमाइन करती है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कौन सा कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट में देखने को मिला है। तो D नंबर ऑप्शन कर रहा है डिलेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि डिलेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें बहुत ही दिन बाद देखने को मिलता है, 1 दिन बाद देखने को मिलेगा, 2 दिन बाद देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कर रहा है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक ना। तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब कर रहा है तो यह तो गलत ही हो जाएगा। सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो हमें सिर्फ कार्डियक आउटपुट और थोड़ा सा हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, ऐसा टेम्परेचर का कोई रिलेशन इसमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया में हमें कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिल सकता है, ऐसा कोई टेम्परेचर का नहीं देखने को मिल सकता है, वॉमिट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सेप्टिसिमिया, बिल्कुल सही, सेप्टिसिमिया और बैक्टीरियमिया, अगर इन्फेक्शन वाला ब्लड उसमें ट्रांसफ्यूज कर दिए हैं तो उसमें हमें BP कम देखने को मिलेगा, जो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन का साइन होता है। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन जो कि इमीडिएट, इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग शुरू में 15 मिनट तक स्लो इन्फ्यूज करते हैं, इसी को प्रिवेंट करने के लिए शुरू में हम लोग 15 मिनट तक स्लो इन्फ्यूजन करते हैं, ठीक ना, सेप्टिसिमिया में देखने को मिलेगा। तो इसका ट्रांसफ्यूजनल करा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड काउजेस सेप्टिसिमिया। कंटामिनेटेड ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो वह सेप्टिसिमिया देखने को मिलेगा, जिसे पायरोजेनिक रिएक्शन भी कहते हैं। हुई चीज़ कैरेक्टराइज बाय रैपिड ऑनसेट फीवर, फीवर देखने को मिलेगा विथ चिल्स, ठंडक महसूस होगा लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, शोक देखने को मिलेगा। वॉमिटिंग, शोक कहने का मतलब है हमारा जितना भी ब्लड वेसल्स रहेगा वो डायलेट हो जाएगा, और जितना भी ब्लड रहेगा हमारे निचले हिस्से में आकर जमा हो जाएगा, शोक देखने को मिलेगा। ब्लड तक हमारा ट्रांसफ्यूजन नहीं पहुंचेगा, ब्लड तक परफ्यूजन नहीं पहुंचेगा। वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज, इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज, इमीडिएट साइड इफेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या हो सकता है। तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक ना, इसका कोई रिलेशन नहीं है। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर फ्लूइड हम इन्फ्यूज कर रहे हैं तो हो सकता है इंक्रीज आउटपुट बढ़ जाए, NS लगातार हम उसमें दे रहे हैं, ठीक ना, तो इंक्रीज आउटपुट हो सकता है। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम लोग करेंगे तो ब्लड को तो हम लोग किडनी छानता नहीं है, तो
तो इसमें आउटपुट का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक ना। एनाफिलाइटिक रिएक्शन बिल्कुल सही। इमीडिएट साइड इफेक्ट पूछ रहा है, इमीडिएट साइड इफेक्ट में जो हम 15 मिनट तक स्लो इन्फ्यूजन करते हैं इसी एनाफिलाइटिक रिएक्शन को चेक करने के लिए, ठीक ना। इसी एनाफिलाइटिक रिएक्शन को चेक करने के लिए ऐसा हमें तब देखने को मिलता है जब उसमें कोई भी एजेंट प्रेजेंट हो और हमारा इम्यून सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है और वहाँ पर हेमोलाइटिक रिएक्शन देखने को मिलता है। उसी कारण एनाफिलाइटिक रिएक्शन होता है, हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं वो उसे हमारा इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई भी कारण हो वह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ उसने एंटीबॉडी बना दिया, जिसके कारण एनाफिलाइटिक रिएक्शन होगा, बीपी फॉल हो जाएगा, फीवर देखने को मिलेगा, हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, ठीक ना। रिड्यूस स्किन टचकर ये गलत है, क्योंकि रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज होगा। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हमारा जो स्किन का जो ट्रिगर है वह इंक्रीज होगा, ना कि रिड्यूस्ड होगा। एनाफिलाइटिक शॉक देखने को मिलेगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका रेशनल पढ़ लीजिए तो कह रहा है टाइप्स ऑफ हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये जो हमने एनाफिलाइटिक शॉक कहा यह हेमोलाइटिक रिएक्शन के कारण देखने को मिलता है, ठीक ना। तो कह रहा है टाइप्स ऑफ हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन। हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन का टाइप, कितने टाइप होते हैं जो हम लोग ट्रांसफ्यूजन कर रहा है। हेमोलाइटिक में हेमोलाइसिस, हमारा ब्लड सेल टूटेगा, जब रिएक्शन होगा एक दूसरे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, हमारे आरबीसी जो प्रेजेंट रहता है एंटीजन एंटीबॉडी उसमें, और हमारे बॉडी में जब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा तो ब्लड का एंटीजन और हमारे बॉडी का एंटीबॉडी जब दोनों कम्प्लेक्स करेगा तो वहाँ पे हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा, ब्लड टूटेगा। तो वही करा हेमोलाइटिक रिएक्शन। सबसे पहला हेमोलाइटिक टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का जो टाइप होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, उसमें टाइप 2 का यह हेमोलाइटिक रिएक्शन है। इट अकर्स इन लेस देन 1%, बहुत ही 1% में देखने को मिलता है। ड्यू टू AB और RH इनकम्पेटिबल, मीन्स हमने उसमें ब्लड ही दूसरा चढ़ा दिया। हमारा जो ब्लड था पेशेंट का वह AB पॉजिटिव था और हमने उसमें AB निगेटिव ब्लड चढ़ा दिया तो उसमें प्रॉब्लम होगा। RH और ABO इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर होगा, चिल्स होगा, नोजिया होगा, फ्लैंक पेन होगा, हाइपोटेंशन होगा, फ्लशिंग एंड हेमोचूरिया देखने को मिलेगा विथ इन 20 मिनट आफ्टर ट्रांसफ्यूजन हैज बिगन। जब ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे उसके ठीक 20 मिनट बाद ही देखने को मिल जाएगा, इसीलिए तो 15 मिनट स्लो ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन, पेशेंट डेवलप इचिंग एंड हाइव्स, अर्टिकेरिया, व्हीजिंग। माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीहिस्टामिन। पेशेंट एक एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है, पेशेंट डेवलप इचिंग एंड हाइव्स, इचिंग देखने को मिलेगा, स्किन पे रेसेस देखने को मिलेगा, व्हीजिंग छींक देखने को मिलेगा, जो कि माइल्ड रिएक्शन जो होता है उसे एंटीहिस्टामिन सेट्रिजिन जो होता है हमारा एविल होता है उससे ट्रीट किया जा सकता है। फेब्राइल और नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन कह रहा है मोस्ट कॉमन, फेब्राइल और नॉन हेमोलाइटिक, जिसमें हमारा ब्लड का हेमोलाइसिस नहीं होता है, ठीक ना। इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन के बाद 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। काउज्ड बाय साइटोकाइंस रिलीज बाय WBC जो हमारा साइटोकाइन रिलीज करता है। कैरेक्टराइज्ड बाय सडन चिल्स एंड फीवर, एंटीपायरेटिक्स आर यूज्ड और स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहला तो आप यह बात जान लीजिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमें कोई भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, कोई भी हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है तो नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे फर्स्ट होता है कि स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फेब्राइल और नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन, एक तो ये हेमोलाइटिक रिएक्शन था, यह नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन है, सिर्फ वह दोनों रिएक्शन तो कर रहा है लेकिन ब्लड का हेमोलाइसिस नहीं हो रहा है, तो इसमें भी हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बीपी फॉल हो जाएगा, जो कि एंटीपायरेटिक और स्टॉप इन्फ्यूजन से ट्रीट किया जा सकता है। चौथा करा एनाफिलाइटिक रिएक्शन, रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग, यह रेयर होता है बट लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होता है, इसके कारण से हमें मौत भी हो सकती है। इट डेवलप्स इमीडिएटली, यह इमीडिएटली डेवलप होता है आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, ओनली फ्यू ड्रॉप्स, अगर 5 से 10 बूंदी ब्लड जाएगा तो उसमें तुरंत हमें एनाफिलाइटिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। इट अकर्स ड्यू टू इन्फ्यूजन ऑफ IgA, यह IgA इम्यूनोग्लोबिन जो होता है इसके हमारे ब्लड में जाने के कारण यह देखने को मिलता है।
कैरेक्टराइज बाय सीवियर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवेस्कुलर, जिसके कारण एनाफिलाइटिक रिएक्शन में हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, कार्डियोवेस्कुलर कोलेप्स देखने को मिलेगा, और इसका ट्रीटमेंट हमारा स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, उसी समय स्टॉप कर देना है। उसके बाद उसमें डेक्सामेथासोन और एविल जैसे दवाई को देना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर स्मिथ इज रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मिस्टर स्मिथ जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जो उनका पेल्विस होता है हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर रहे हैं। आफ्टर 15 मिनट्स यू वेंट बैक टू चेक हर वाइटल साइंस एंड सी कंप्लेंट ऑफ हायर टेम्परेचर एंड बैक पेन, जब 15 मिनट बाद हमने चेक करने के लिए गए तो यू वेंट टू बैक चेक हर वाइटल साइन, जब वाइटल साइन को चेक करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने के बाद 15 मिनट बाद जब चेक करने गए तो सी कंप्लेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, वह हाई टेम्परेचर का फीवर का कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें गर्मी लग रहा है, एंड बैक पेन, और बैक पेन का अथी कर रहे हैं। तो दिस में इंडिकेट, वह क्या इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहला ऑप्शन है रीनल कोलिक पेन, रीनल कोलिक पेन मीन्स रीनल स्टोन पेन, हमारे किडनी में स्टोन है, तो यह तो परसिस्टेंट पेन होता है, ठीक ना। तो यह हमें कुछ दिन पहले से देखने को मिलेगा, हो सकता है उसी समय स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कोई अथी नहीं है कि आपको जिस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उसी समय रीनल कोलिक पेन स्टार्ट हो जाए, यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन है, ठीक ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन देखने को मिल रहा है, एनाफिलाइटिक हेमोलाइटिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। यूरिन इन्फेक्शन, ये भी गलत हो जाएगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। कॉमन एडवर्स रिएक्शन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि ऐसा रिएक्शन केवल 1% लोगों में देखने को मिलता है, कॉमन तो हो ही नहीं सकता, कॉमन नहीं हो करके यह सीरियस एडवर्स रिएक्शन होगा, सीरियस एडवर्स रिएक्शन होगा। कॉमन मीन्स जैसे कि हमें 70 से 80% लोगों में देखने को मिलेगा वो कॉमन होगा, लेकिन यह 1% लोगों में देखने को मिलता है, इसलिए यह कॉमन ना होकर के सीरियस एडवर्स रिएक्शन होगा। 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इम्यून रिएक्शन अकरिंग इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ, ठीक है ना। इम्यून रिएक्शन अकरिंग इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इम्यून रिएक्शन हमारे बॉडी में जो हमने बताया कि इम्यून रिएक्शन होता है, ब्लड पे जो एजेंट प्रेजेंट रहता है एंटीजन, और हमारे इम्यून जो एंटीबॉडी बनाता है, वो दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, टाइप ऑफ, कौन सा रिएक्शन का टाइप है, अकरिंग इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ, कौन सा रिएक्शन का टाइप है। तो सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है माइक्रो एंजियोपैथिक रिएक्शन, माइक्रो एंजियोपैथिक रिएक्शन, इसका यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि यह हमें कोगुलोपैथी में देखने को मिलता है, मैक्रो वेसल्स में देखने को मिलता है, जब हमारा ब्लड क्लॉट होने लगता है तब यह देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून रिएक्शन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑटो इम्यून रिएक्शन हमारे दूसरे के एंटीजन पे अटैक ना करके हमारे अपने ही एंटीजन पे अटैक करता है। ऑटो इम्यून डिजीज जो हम पढ़ते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून रिएक्शन हमारा अपना ही इम्यून हमारे अपने ही ब्लड पे आरबीसी पे अटैक कर दे तो उसे ऑटो इम्यून रिएक्शन कहते हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा। और मैक्रो, ये भी दोनों एक ही है, मैक्रो एंजियोपैथिक का भी कोई रिएक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है। आइसो इम्यून रिएक्शन बिल्कुल सही, आइसो इम्यून रिएक्शन जो रहता है हमारा वह एनाफिलाइटिक रिएक्शन का है, दूसरा बोले तो उसी का दूसरा नाम है, ठीक ना। और आइसो इम्यून रिएक्शन को ही एलो इम्यून कहते हैं, एलो इम्यून कहते हैं, ठीक ना। जो कि हमें तब देखने को मिलता है जब रिसिपिएंट जो हमारा रिसीवर्स जो है वह इम्यून रिस्पॉन्स देता है फॉरेन एंटीजन के खिलाफ, जब हमारा जो ब्लड रिसीवर है जो ब्लड रिसीव कर रहा है वह फॉरेन जो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उस पर जो एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना करके उस पर जो इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है उसे आइसो इम्यून कहते हैं और एलो इम्यून कहते हैं। इसका रेशनल कह रहा है इन एलो इम्यूनिटी आइसो इम्यूनिटी जिसे कहते हैं द बॉडी क्रिएट्स एंटीबॉडीज, हमारा बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करता है, कॉल्ड एलो एंटीबॉडीज लाइक RH और ABO एंटीबॉडीज, ठीक है, अगेंस्ट द एलो एंटीजन, मीन्स जो एलो एंटीजन जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आया उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाया है।
सेल्फ एंटीजन लाइक AB और RH एंटीजन which attack द येलो ट्रांसफ्यूज टिश्यू लाइक ब्लड सेल। जो येलो ट्रांसफ्यूजन हम लोगों ने किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया उसके खिलाफ टिश्यू लाइक ब्लड सेल पे अटैक करेगा, उसी को आइसो इम्यून रिएक्शन कहते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। कह रहा है व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा जब हमें पता चला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो हम कौन सा इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन मीन्स इमीडिएट मीन्स तुरंत हम क्या करेंगे। तो पहला करा इन्फॉर्म द फिजिशियन, यह गलत हो जाएगा क्योंकि इन्फॉर्म के चक्कर में और ज़्यादा रिएक्शन और पेशेंट का सीरियस और ख़राब ना हो जाए इन्फॉर्म के चक्कर में, ठीक ना, क्योंकि इन्फॉर्म करने में हमें टाइम लगेगा तो इसलिए इन्फॉर्म गलत हो जाए। इन्फॉर्म द ब्लड बैंक, इसका कोई रिलेशन है। इन्फॉर्म ब्लड बैंक को उस समय हम क्यों इन्फॉर्म करेंगे, बाद में हम इन्फॉर्म करेंगे कि आपने कैसा ब्लड भेजा, तो यह बाद में करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइन, यह बाद में करना है, पहले उस रिएक्शन को देख तो लें, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन का रहा है स्टॉप ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर द वाइटल साइन। स्टॉप ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर द वाइटल कर रहा है ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है और मॉनिटर द वाइटल साइन, बिल्कुल सही। सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को हमें स्टॉप कर देना है ताकि कोई और रिएक्शन ज़्यादा सीरियस नहीं देखने को मिले, इसलिए सबसे पहले स्टॉप करना है, उसके बाद वाइटल साइन लेना है और इन्फॉर्म द फिजिशियन, उसके बाद फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक ना। सबसे पहले स्टॉप करना है, वाइटल साइन लेना है और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म द फिजिशियन 3 नंबर में चला जाएगा। सबसे पहले स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन करना है। इसका रेशनल कह रहा है प्रियोरिटी एक्शन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, नर्सिंग प्रियोरिटी एक्शन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के द्वारा नर्सिंग का प्रियोरिटी एक्शन क्या होगा। सबसे पहला कह रहा है स्टॉप ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फॉर्म फिजिशियन, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। चेंज द आईवी ट्यूबिंग को चेंज कर देना है, जो कैनुला था वो भी और जो आईवी सेट था वो भी। एंड कीप द आईवी लाइन ओपन विथ नॉर्मल सेलाइन, और नॉर्मल सेलाइन से हमारा आईवी लाइन जो था उसे ओपन कर देना है ताकि कोई और मेडिकेशन हम तुरंत दे सके। पूरा एकदम क्लीन कर देना है, उसे ओपन करके रखना है, उसकी पेटेंसी को चेक कर लेना है। चेक एंड मोनिटर द वाइटल साइन एवरी 5 मिनट, 5 मिनट पे लगातार हमें उसका वाइटल साइन चेक करते रहना है। टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, यह सब हमें 5 मिनट पे चेक करना है। कैरी आउट द इमरजेंसी ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्राइब, और कैरी आउट इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने के लिए अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए उसे हम लोग ध्यान देंगे और पूरा क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे उस पेशेंट का। एल्सो इन्फॉर्म द लेबोरेटरी टू डू ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग अगेन, लेबोरेटरी को इन्फॉर्म करेंगे ताकि ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग फिर से किया जा सके उस ब्लड का, ताकि कहीं हमें वहाँ से गलत ब्लड बैग तो नहीं भेज दिया गया। ऑब्टेन यूरिन स्पेसिमेन फॉर लेबोरेटरी स्टडी, यूरिन का स्पेसिमेन हमें तुरंत लेना है और चेक करने के लिए लैब में भेज देना है ताकि क्यों हुआ। रिटर्न ब्लड बैग एंड ट्यूबिंग एंड लेवल्स टू ब्लड बैंक, जो हमारा ब्लड बैग था वह और ट्यूब जो था आईवी ट्यूब था उसे भी और लेबल जो उस पर लगा हुआ था वह से ब्लड बैंक वापस भेज देना है और हमें पता करना है, डायग्नोसिस करना है कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। इसलिए ब्लड बैंक को हम ब्लड और आईवी ट्यूब दोनों वापस भेज देंगे। और जो हमारा कैनुला का टिप रहेगा उसे भी हम वापस भेज देंगे। कोई भी रिएक्शन देखने को मिलता है उसका कैनुला का टिप हम बाहर लैब में भेज देंगे ताकि उसका सेंसिटिविटी टेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ नर्स ऑन नोटिसिंग सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कह रहा है नर्स का फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या होगा अगर वह सस्पेक्ट करे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शुड बी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने का चांस है या हो रहा है, तो क्या फर्स्ट रेस्पॉन्स होगा। इन्फॉर्म द पेशेंट अटेंडेंट, इसका कोई रिलेशन, अटेंडेंट को हम लोग क्यों इन्फॉर्म करेंगे। कॉल द डॉक्टर, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा यह दूसरा प्रोसीजर है, दूसरा स्टेप में है। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, बिल्कुल सही, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है उसके बाद डॉक्टर को कॉल करना है, ठीक ना। पहले
ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, उसके बाद डॉक्टर को कॉल करना है। ठीक है।